अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म की जायदाद की। शेखपुरा में नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का अमल जारी है। अब तक एक शख्स ने 10 लाख रुपए कॉल डिपॉजिट जमा कराई है, जबकि बोली शुरू करने के लिए 3 अफराद की कॉल डिपॉजिट होने की ज़रूरत होती है। जिला इंतजामिया 88 किनाल अराजी की नीलामी कर रही है। शेड्यूल रेट के मुताबिक फी एकड़ कीमत 70 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शहबाज खान से। शहबाज, नीलामी का ये अमल कब तक जारी रहेगा और बोली दहिंदगान कितने आ चुके हैं अब तक? कॉरपोरेशन के हाल में जहाँ पे एहतसाब अदालत की तरफ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की 88 किनाल 4 मरले की जायदाद की नीलामी का अमल सुबह 10 बजे से जारी है। ताहाल जो है मैं आपको बताता चलूँ कि इस नीलामी में एक ही शख्स जो है जिसने 10 लाख रुपए की कॉल डिपॉजिट जमा करवाई है और वो नीलामी में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे मौजूद है। जो कमेटी बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, उनका कहना है कि जब तक 3 लोग जो हैं इस बोली में शामिल नहीं होते तो हम बोली जो है उसको स्टार्ट नहीं करवा सकते। ताहम जो वो इसका नीलामी का टाइम है वो शाम 4 बजे तक है। उनका कहना है कि हम शाम 4 बजे तक वेट करेंगे। अगर तो 3 लोग शामिल हो जाते हैं तो हम जो है इस नीलामी को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, अदरवाइज़ हम एहतसाब अदालत को रिपोर्ट जो है वो दे देंगे। साथ उनका ये भी कहना था कि हमने फ़ी एकड़ जो सरकारी रेट है वो 70 लाख रुपए मुकर्रर किया है और तमाम जो पैसे हैं वो सरकारी ख़जाने में जमा किए जाएंगे। जी, अपडेट्स के शुक्रिया शहबाज। एस्टैब्लिशमेंट से सुलह का बयान क्यों दिया? नवाज शरीफ ने मोहम्मद जुबैर से वजाहत तलब कर ली। जवाब में मोहम्मद जुबैर ने गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांग ली है। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। नवाज शरीफ को अपने तर्जुमान की तर्जुमानी पसंद न आई। मुतनाज़े बयान पर वजाहत तलब कर ली। एस्टैब्लिशमेंट से डील का तासुर देने वालों से नवाज शरीफ ने सख्त नाराजगी का इजहार कर दिया। लीगी ज़राए के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट से सुलह का बयान देने पर नवाज शरीफ ने मोहम्मद जुबैर को तर्जुमान के ओहदे से हटाने की मुशावरत की तो शरीफ खानदान की अहम शख्सियत की सिफारिश पर मामला शोकाज तक महदूद रखने का फैसला हुआ। शोकाज नोटिस के जवाब में मोहम्मद जुबैर ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफी मांग ली। ताहम पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा अब भी मोहम्मद जुबैर के बयान से नाराज हैं, क्योंकि इन्हें इस बयान की सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। सीनियर लीगी रहनुमा ने समा को बताया कि नवाज शरीफ की वजाहत सिर्फ मोहम्मद जुबैर के लिए नहीं बल्कि शहबाज शरीफ के करीबी पार्टी रहनुमाओं के लिए भी पैगाम है कि डील का तासुर न दिया जाए। दूसरी तरफ मुतनाज़े बयानात देने वाले लीगी रहनुमाओं का कहना है कि ऐसे बयानात का मकसद सियासी तौर पर हुकूमत को परेशान करना होता है। नेम शबट, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कानून की बालादस्ती न होने की मुल्क की तबाही की बड़ी वजह करार दे दिया। कहा कि सारे माफिया इकट्ठे होकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं होगी। पंजाब के सियासतदान दुम दबाकर लंदन भागे हुए हैं, उन्हें भी वापस लाया जाएगा। हमारे मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब अमीर के लिए, ताकतवर डाकू के लिए NRO और बेचारा गरीब जेलों में जा रहा है। 2 असूलों के ऊपर हमने पाकिस्तान को खड़ा करना है, एक कानून की बालादस्ती और ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर NRO लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी NRO नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है। ये मेरा सबसे पहला मकसद है। पंजाब के वो पॉलिटिशियन जो आज दुम दबा के लंदन में भागे हुए हैं अपना पैसा बचाने के लिए और कानून से बचने के लिए, ज़्यादा देर नहीं बचेंगे। इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है रियासत की कि हम अपनी कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी ले, जिस तरह मदीना की रियासत में ली गई थी। जब भी हमारा टाइम ख़त्म होगा, ये 5 साल ख़त्म होंगे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कमज़ोर तबका, उसको हमने कैसे ऊपर उठाया। अब बात करेंगे NCOC इजलास में होने वाले बड़े फैसलों की। 24 मई से आउटडोर होटलिंग और सियाती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। शादी हॉल्स भी 1 जून से खुलेंगे। NCOC के इजलास में अहम फैसले हो गए। कोरोना केसेस की 5% से कम शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे 24 मई से, जबकि दीगर इलाकों में 7 जून से खोलने की सिफारिश भी की गई है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। ईद लॉकडाउन के बाद अवाम के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू। NCOC ने मामलात की बतदरीज बहाली की ठान ली। रात 12 बजे तक आउटडोर होटलिंग और शोबा सियाहत पर पाबंदी 24 मई से खत्म। SOPs लाजिम करार। होटलों पर टेक अवे की सहूलत 24 घंटे जारी रहेगी। वायरस की 5% से कम शरह के फैलाव वाले इलाकों में तालीमी इदारे भी 24 जून से खोले जाएंगे। दीगर तालीमी इदारे 7 जून से खोलने की सिफारिश। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का इनकाद 20 जून से हो सकेगा। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए।
NCOC इलामी के मुताबिक गडानी और मिस्ट्री शाह इंडस्ट्री 20 मई से फाल। शादी हॉल्स 1 जून से खोले जाएंगे। मेहमानों की तादाद 150 मुकर्रर। मज़ारात, सिनेमा हॉल्स, इंडोर डाइनिंग, इंडोर जिम्स, तफरीही पार्क्स और एक दूसरे को छूने वाले तमाम खेलों, मेलों और सकाफती सरगर्मियों समेत दीगर तकरीबात और इज्तिमात पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार। 22 मई से बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट भी हफ्ते में 2 रोज बंद रहेगी। 1 जून से अस्पतालों में मखसूस ऑपरेशन हो सकेंगे। रेलवे के लिए 70%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 50% गुंजाइश के साथ इजाजत बरकरार। हफ्ते में 5 रोज रात 8 बजे कारोबार की इजाजत बरकरार। 2 बाकी रोज सब कुछ बदस्तूर बंद रहेगा। फैसलों पर नजरसानी के लिए 20 मई और 7 जून की तारीखें मुकर्रर कर दी गई हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अबू धाबी से आने वाले 60 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुसाफिरों ने फिर से टेस्ट करवाने का मुतालबा कर दिया। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है मुसाफिरों के दोबारा टेस्ट में भी वायरस की तस्दीक हो चुकी है। तमाम मुसाफिरों को क्वारंटाइन किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि वफाकी वज़रा की वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती। आई स्टैंड विद इमरान खान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वफाकी वज़रा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी समेत दीगर ने ट्वीट पैगाम में 2 टोक कह दिया कि वो इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती के साथ साथ ट्विटर पर जहांगीर तरीन ग्रुप पर तनकीद भी होती रही। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबूते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। लकीर खिंच गई, चमा गोइयां दम तोड़ गईं। इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। वफाकी वज़रा ने 2 टोक बता दिया। असद उमर ने ट्वीट किया कि आई स्टैंड विद इमरान खान। सबको पता है असद उमर स्टैंड विद इमरान खान। बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, कभी कभी उन चीजों को दोहराना भी चाहिए और अवाम के सामने बोलना चाहिए। कल भी तहरीक इंसाफ इमरान खान थी, आज भी इमरान खान है और कल आने वाले दिन भी इमरान खान होंगे। तहरीक इंसाफ सारी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। आई स्टैंड विद इमरान खान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। पीटीआई रहनुमाओं ने ट्वीट करके 2 टोक इमरान खान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, अलीम खान, अली जैदी और दीगर ने ट्वीट में इमरान खान के साथ होने का अज़्म दोहराया। इमरान खान से इजहार यकजहती हुआ तो जहांगीर तरीन ग्रुप पर तनकीद भी हुई। JKT एक्सपोज्ड हिमसेल्फ भी टॉप ट्रेंड रहा, जिसमें जहांगीर तरीन से नाराजगी का भरपूर इजहार किया गया। वज़ीर आज़म के देरीना साथी जहांगीर तरीन ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद कर दी। वाज़ेह किया कि हम PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगाया कि उनके ग्रुप के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अफसरान के तबादले शुरू कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी। उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इंतकामी कार्रवाई हैं जिनकी डिटेल में मैं नहीं यहाँ जाना चाहता। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है बंद करें। ये आपके MP हैं सारे, ये आपके लोग हैं, इन्होंने आपको वोट करके चीफ मिनिस्टर बनाया है। बैठे बात करें और इनके सबके मसले हल करें। क्या वो आपको अपोजिशन समझना शुरू हो गया? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल इसके अंदर कोई है मामला, उसको में टेढ़ा हो गया तो सीधा करना। जब ये दोस्त मिले जाके प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने अली जफर साहब को अपॉइंट किया कि जी आप दोनों लोगों से मिले, FIA से भी और हमारे लोगों से भी, और आप बताएं कौन हकीकत है। ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बना। PTI ने इसको ब्लॉक कर दिया कि जी ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम सब PTI का हिस्सा थे, PTI का हिस्सा है, इंशाअल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे, पंजाब की असेंबली में एहतजाज करेंगे, तो हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर इसका इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। यह काफिला एक है लेकिन मकासद जुदा जुदा। जहांगीर तरीन ग्रुप के 1 घंटे में 3 अलहदा बयाना। सलमान नईम ने कहा कि इनका मकसद महंगाई से निजात है। राजा रियाज के मुताबिक जहांगीर तरीन वाहिद एजेंडा है। नज़ीर चौहान तो जहांगीर तरीन को बचाना ही नहीं चाहते। सब फिर क्या आपका चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा ना? अब आप एक पार्लिमानी ग्रुप के तौर पर इमर्ज किए हैं, तो आप अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी रखेंगे कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। सिर्फ जहांगीर तरीन का केस नहीं होगा, कुछ और चीज़ें भी आप सामने रखेंगे, वो क्या होंगी? नहीं नदीम भाई, हमारा कोई डिमांड नहीं है। हमारी सिर्फ एक है, एक तो
जहांगीर तरीन साहब को इंसाफ मिले। हल्फ क्या उठाया? ये लिया कि हम सारे इकट्ठे रहेंगे, पार्टी की बेटरमेंट के लिए हम सब हल्फ करते हैं कि हम जहाँ जहाँ पे पार्टी के लिए गलत फैसले किए जा रहे हैं वहाँ पर हम स्टैंड लेंगे और खड़े होंगे। क्या गलत फैसला है जहांगीर तरीन के केस के अलावा? क्या गलत फैसला है सर? जहांगीर खान तीन छोड़ दें केस में, उनको दे दें, जो करना करें, हमें उसका फैसला का कोई इशू नहीं। सर मैं जो आपकी बात समझ पा रही हूँ, क्योंकि अभी तक जो चीजें सामने आ रही थी उसके मुताबिक तो जहांगीर तरीन के साथ हैं आप लोग, इस वजह से ग्रुप बना रहे हैं। अब आप कह रहे हैं क्योंकि हमें फंड्स नहीं मिल रहे, ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुन रही, तो हम ये अपने लिए कर रहे हैं। देखिए दोनों, जहांगीर तरीन साहब ने भी आज मीडिया टॉक करते हुए यही फरमाया कि अब दो मसले हैं। एक मसला जहांगीर तरीन साहब का था जो कि अली जफर साहब की रिपोर्ट के हम इंतजार में है, वो इस हफ्ते में जमा करवा देंगे या 8-10 दिन में जमा करवा देंगे, उम्मीद है हमें। दूसरा मसला ये है कि हमारे जो सलमान फिर करेंगे क्या ये सब करके, एक्सट्रीम एंड क्या होगा? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 48 घंटे में 50 से ज़ायद अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें हुई। मुलाकात करने वालों में तरीन ग्रुप के अरकान भी शामिल हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या खबरें सामने आ रही हैं? आज पर बड़े मुतारिक हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर, चूँकि तरीन ग्रुप और जो हमशाल ग्रुप है वो बहुत एक्टिव है, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि तमाम अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें की जाएँ, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। 48 घंटे में 50 से ज़ायद अरकान पंजाब असम्बली से वज़ीर आज़म पंजाब की मुलाकातें हुई हैं और अब ये फैसला किया गया है कि ये मुलाकातें रोज़ हुआ करेंगी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, और अरकान बगैर वक्त लिए वज़ीर आज़म पंजाब से मुलाकातें कर सकेंगे। और इसी हवाले से एक मशावरती इजलास भी आज उस्मान बुज़दार ने अपनी सियासी टीम के साथ बुलाया है, जिसमें आइंदा के लाएमल और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। ताहम 48 घंटों में 50 अरकान असम्बली से मुलाकातें की और ये दावा किया जा रहा है कि इसमें जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पंजाब असम्बली भी शामिल है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। इमरान खान का मुल्क को खैराती इदारे की तर्ज पर चलाने का तजुर्बा नाकाम हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान, कहा इमरान खान और उनके हवारी मुल्क तबाह करके लंदन भाग जाएंगे। बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, मजीद क्या कहना है बिलावल भुट्टो का? बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा है कि क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक मजमूई तौर पर जितनी तबाही नहीं हुई जितनी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अकेले तौर पर कर ली है। बिलावल भुट्टो का ये भी कहना है कि इमरान खान और उनके जो साथी हैं वो परवेज मुशर्रफ की तरह लूटमार के बाद मुल्क तबाह करके लंदन भाग जाएंगे। बिलावल ने यह भी खदशे का इज़हार किया है कि अगर इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी कर गया तो मुल्क का दिवाला न हो जाए, मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा अगर इमरान खान ने अपने 5 साल पूरे कर लिए। बिलावल भुट्टो का ये भी कहना है कि इतनी बुरी हाल गरीब की इससे पहले कभी नहीं देखी जो सूरत हाल इस वक्त है। गरीब और आइंदा नस्लें जो है वो उनके लिए परेशान है। हम जी बहुत शुक्रिया संजय साधवानी आपका। समा की नाकाबिले तरदीद रिपोर्ट सामने आने के बाद तर्जुमान सिंध हुकूमत ने बिलावल हाउस कराची में बाड़ों की तस्दीक कर दी। 7 हकाइक दिखाने पर समा पर भी खूब सीखपा हुए। बोले भैंसें मुलाजमीन और मेहमानों को चाय पिलाने के लिए हैं, कोई कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं। उन्होंने भैंसों की वीडियो को चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस की पामाली भी करार दे दिया। तो जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है और कोई भी ऐसे नहीं है, किसी ने भी ऐसे दे दी है खबर जो बदनीयती पर मुबनी है। वज़ीर इत्तलात सिंध बिलावल हाउस में बाड़े की तरदीद करते रहे। बिलावल हाउस में भैंसों की मौजूदगी को बदनीयती पर मबनी खबर करार देते रहे, मगर जब समा ने बिलावल हाउस के डंगरों को नाजरीन के सामने पेश कर दिया तो सिंध हुकूमत के लिए एतराफ़ के सिवा कोई चारा नहीं रहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत को भी तस्लीम करना पड़ा कि बिलावल हाउस में भैंसे हैं। हाँ वहाँ भैंसे हैं, हाँ वहाँ पर जानवर हैं, और मुझे पता है आपका टीवी चैनल मेरी इस बयान को फिर हाईलाइट करके दिखाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने ये जवाब भी पेश किया कि बिलावल हाउस में दर्जनों भैंसे मुलाजमीन और मेहमानों को चाय पिलाने के लिए हैं। कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, वो घर के इस्तेमाल के लिए, घर के स्टाफ के इस्तेमाल के लिए। बिलावल हाउस में सैकड़ों की तादाद में स्टाफ है और हम यजीद नहीं हैं कि लोगों को चाय ना पिलाएं। मुर्तज़ा वहाब बिलावल हाउस के बाड़े की निशानदही करने पर समा पर भी खूब सीख पा हुए। यहाँ तक कह गए कि बाड़े और भैंसों को दिखाकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये भी साबित करने की कोशिश की कि बिलावल हाउस की शाही भैंसों से बदबू भी कोई नहीं होती। इट इज़ अ सीरियस केस ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। जो चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस है
उसको पामाल नहीं करना चाहिए। कई बार आप लोग बिलावल हाउस गए मुलाकात करने के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए, कभी आपको कोई इस तरह की बू आई? हालांकि बिल्कुल वाजे है, समा ने बिलावल हाउस के रेजिडेंशियल ब्लॉक के कोई फुटेजेस नहीं बनाए। समा की कवरेज सिर्फ बाड़ों और भैंसों तक ही महदूद रही, मगर फिर भी तर्जुमान सिंध हुकूमत की समा पर भरहमी खत्म न हुई। आज से आज मेरा पीछा लेंगे तो ठीक है जी, सानू की फेस कर लेंगे। समा आबादी ले गया। कराची क्लिफ्टन के रिहायशियों ने बिलावल हाउस के बाड़े को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं सिर्फ 3 लोगों के लिए इतनी सारी भैंसें रखी गई है, इतना ज़्यादा दूध है, गरीबों में बांटना चाहिए। ये खुद कानून के लोग हैं, इनको खुद सोचना चाहिए। पड़ोसी परेशान है, शिफ्ट हो गए वो लोग कहीं और, गंदगी है। जहाँ बाड़े की जगह वहाँ ले जाएं, बाड़े वहाँ बनाएं। रिहायशी इलाकों में बाड़े बीमारी का घर है, बीमारी फैलेंगे इससे। बख्तावर साहबा की तो शादी हो गई है, अभी बीबी आसफा और बिलावल साहब और जरदारी साहब हैं, 3 लोग हैं घर में। तो इतना ज़्यादा दूध है कि ये कुछ गरीबों को, हम लोगों को दिया करें तो हम दुआ भी करते हैं। हम तो कहते हैं भाई बिलावल हाउस में अगर बाड़ा है, अगर वो दूध बांट भी लें तो अच्छी बात है। अगर दूध बांट नहीं ले सकते तो सस्ते में दूध दे दें, हम भी वहीं से ले लेंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीमा आदिल शेख ने कहा है कि बिलावल हाउस में भैंसें पालना जायज़, इमरान खान का गरीबों को भैंसें देना नाजायज़ है। कहते हैं मुर्तज़ा वहाब 25 से 30 भैंसों का दूध खुद पी जाते हैं। बिलावल हाउस की भैंसें मेवे और पेड़े खा रही हैं, सिंध के लोग भूखे मर रहे हैं। इमरान खान ने कट्टे दे दिए, लोगों को भैंसें दे दी, मुर्गियां दे दी, बकरियां दे दी। अगर गरीब को, किसी बेवा को, किसी मजबूर को भैंस दो तो गलत है। बिलावल हाउस में भैंसें पालना जायज़ है, गरीब को भैंसें देना गलत है, गरीब के घर में दूध पीना गलत है, चूँकि इमरान खान दे रहा है। वहाब साहब में माशाल्लाह इतनी अक्लमंदी आई है, लगता है कि वो सारी भैंसों का, ये 25-30 भैंसों का दूध मुर्तज़ा वहाब साहब ही पी जाते हैं। क्लिफ्टन के लोग तंग हैं, लेकिन बिलावल हाउस में भैंसें पल रही, सिंध के लोग भूख मर रहे हैं। बिलावल हाउस की भैंसें मेवे खा रही हैं, बादाम खा रही हैं, फ्रूट खा रही हैं। ये है सिंध में जुल्म का निज़ाम, ज़्यादती का निज़ाम, 2 नंबरी का निज़ाम। बिलावल हाउस इंतजामिया ने जानवरों का बाड़ा बना डाला है। भैंसों का बिलावल हाउस, बकरियों का बिलावल हाउस और ऊँटों का भी बिलावल हाउस। पूरा एक एनिमल फार्म है। आइए हम आपको दिखाते हैं। एक ये व्यू आप लें यहाँ पे, आप लोगों को भी ताज़ा दूध मिलता होगा ये चाय के लिए। अब इसके आगे आदमी क्या सवाल कर सकता है? क्या कोई आम आदमी अपने घर में जो मुर्गी खाना भी खोल सकता है, 20 मुर्गे पाल सकते हैं? नहीं। बिलावल भुट्टो के पड़ोसी कहते हैं कि इतनी बदबू है कि खिड़कियां तक नहीं खोल सकते हैं। इतनी बदबू है चारों तरफ, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। ये मैं समा वालों को कहूँगा प्लीज ये देख लीजिए। जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। हाँ वहाँ पर जानवर हैं, हाँ वहाँ भैंसें हैं। किसी ने भी ऐसे दे दी है खबर। हाँ वहाँ भैंसें हैं, घर की स्टाफ के इस्तेमाल के लिए। समा ने ये नाकाबिल तरदीद सबूत भी हासिल कर लिए हैं। समा आबादी ले गया। फनकार सड़कों पर, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। कराची के इलाके कैदाबाद में पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर इकबाल सांद की सरकारी प्लॉट पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी गई। पीटीआई रहनुमा हलीमा आदिल शेख ने सईद गनी पर इल्ज़ाम लगाया, बोले कराची में सूबाई वज़ीर तालीम कीमा पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। इसराइली जहरियत के खिलाफ दुनिया को जगाने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्क और सुडानी हम मनसब और फ़लस्तीनी मंदूब के साथ न्यूयॉर्क पहुँच गए। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करेंगे। इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सलामती कौंसिल में तो फ़लस्तीन के
मामले पर काविशों को वीटो कर दिया गया, लेकिन जनरल असम्बली के इजलास को वीटो नहीं किया जा सकेगा। शाह महमूद कुरैशी जनरल असम्बली के सदर और दीगर अहम शख्सियात से साइड लाइन मुलाकातें भी करेंगे। पन्नुआकिल के करीब खौफनाक हादसा। कौमी शाहराह पर मुल्तान से कराची आने वाली मुसाफिर बस उलटने से 14 मुसाफिर जाम बहक, 30 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल सखर मुंतकिल कर दिया गया। हलाक और जख्मी होने वालों की बड़ी तादाद बस की छत पर सवार थी। साहिल जोगी की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टर की लालच और परदेसियों को काम पर पहुंचने की जल्दी दर्जन से जायद मुसाफिरों की जान ले गई। 30 के करीब मुसाफिर अस्पताल पहुंच गए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें मुल्तान कराची पैसेंजर कोच जो जा रही थी वो अल अबाब के नाम से वो पलटी हुई है। उसके रीजंस क्या हैं क्या नहीं है वो तो बाद में तफ्तीश और इंक्वायरी में सामने आ जाएंगे। ईद की छुट्टियों में लॉकडाउन के बायस मुसाफिर बसों पर मुकम्मल पाबंदी थी। 16 मई से बसें चलाने की इजाजत दी गई तो साथ ही ये शर्त भी आयद की गई थी कि आधी नशिस्तें खाली रखी जाएंगी, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। बस तो भरी हुई थी ही, छत पर भी मुसाफिर सवार थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक छत पर ज्यादातर मजदूर सवार थे जो काम के लिए कराची आ रहे थे। बस उलटने के नतीजे में छत पर सवार ये गरीब मुसाफिर बस के नीचे दब गए। बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, तकरीबन 3-4 खवातीन थी और 3-4 बच्चे थे। अच्छा, छत के ऊपर भी बंदे मुसाफिर बैठे हुए थे? जी सर, मुसाफिर फुल थी छत। कितने तकरीबन थी छत पे? अंदाजा नहीं है सर, फुल थी छत। जख्मियों की बड़ी तादाद और लाशों को सिविल अस्पताल सखर मुंतकिल किया गया। हमारे यहाँ पर जो तकरीबन राउंड अबाउट 30 पेशेंट्स आए हैं, उनमें से यहाँ पर 4 जो है हमारे पास अभी एडमिट हैं और उनके अलावा जो जिनकी सीरियस कंडीशन थी वो राउंड अबाउट 7 थे, किनको हेड इंजरीज थी और किनको फ्रैक्चर्स थे। और हमारे यहाँ जो इस वक्त डेड बॉडीज़ जो है मुख्तलिफ इलाकों की जो है वो पड़ी हुई हैं, वो तकरीबन 11 हैं। डिप्टी कमिश्नर सखर राना अदील तसव्वुर और एसपी इरफान समू ने जाए हादसा और अस्पताल का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। हादसे के बाद सखर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिविल सोसाइटी की अपील पर नौजवानों की बड़ी तादाद खून का अतिया देने पहुँच गयी। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सखर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि मकतूलीन बैनुल सूबाई डकैत गिरोह से ताल्लुक रखते थे। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। बिलीज अपार्टमेंट में फायरिंग करके मियाँ बीवी कत्ल कर दिए गए। मकतूलिन की शनाख्त जाफर हुसैन और फौजिया मेहर के नामों से हुई। पुलिस का कहना है कि 19 मार्च को मज़कूरा फ्लैट में इंतहाई मतलूब मुल्जिम वाहिद बख्श उर्फ फौजी जलबानी पुलिस से मुकाबले में मारा गया था। मकतूल मियाँ बीवी भी इसी गिरोह से ताल्लुक रखते थे। फौजी जलबानी के जो दीगर साथी थे मुल्ज़मान और उसका बेटा, वो इनको थ्रेट कर रहे थे कि आपने पुलिस को इतला दिए, जिसकी वजह से हमारा साथी मारा गया। फ्लैट यूनियन ने बताया कि मकतूल मियाँ बीवी काफ़ी अरसे से यहाँ मुकीम थे। तकरीबन इनको मेरा ख्याल 4 से 5 साल का अरसा हुआ है। ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स में रह के आए हैं। यहाँ पे डकैत वगैरह का मारा गया था, मतलब ये उसी केस में ये इसको लेके भी गए थे, सहूलतकार केस में। अपार्टमेंट की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुबैना मुल्जिम सुबह 8:22 पर लिफ्ट के जरिए छठी मंजिल पर पहुंचे थे। 8:28 पर वो फरार हुए। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। लाहौर में कत्ल होने वाली बरतानिया से आई मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मकतूला को गोली मारने से पहले बदतरीन तशद्दुद की तस्दीक हो गई। पुलिस ने शामिल तफ्तीश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने वाले मुल्जिम साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। कत्ल से पहले तशद्दुद किया जाता रहा, फिर फायरिंग करके मौत के घाट उतारा गया। मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जिस्म के 6 मकामात पर तशद्दुद की निशानदही कर दी। 3 मई को डिफेंस बी में कत्ल होने वाली मायरा जुल्फकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी होने से मौत तक का वक्त तकरीबन 15 मिनट है। मकतूला को 2 गोलियां मारी गयी, जिससे पहले तशद्दुद किया गया। गर्दन पर फंदे का निशान भी पाया गया है। दोनों हाथों पर खराशें और बाल नोचने से सर पर सूजन पाई गई। मौत की वजह चेहरे और गर्दन पर लगने वाली गोलियां हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन मजीद तहकीक के लिए जिस्मानी अज़ा के नमूने फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। पुलिस की तफ्तीशी टीम को शुबा है कि मायरा के कमरे में कातिल के साथ उसके मुआवनतकार भी मौजूद थे। जहांगीर खान, समा, लाहौर। कसूर से खबर, जहां 14 साला लड़की से घर में घुसकर मुबैना इज्तमाई ज्यादती की गई। गांव कोड़े सियाल में 2 मुल्जिमान ने घर में घुसकर 14 साला लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया।
अहले खाना के मुताबिक मुलजिमान गन पॉइंट पर बच्ची से ज्यादती करते रहे। वाक़ये के वक्त घर में लड़की अकेली थी जबकि वालिदैन काम पर गए हुए थे। मुलजिमान पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इमरान खान ने पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने कोरोना से निपटने के लिए पाक चीन ताउन पर रोशनी डाली। बात कर लेते हैं अब्बास शबीर से। अब्बास, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान पाक चीन सिफारती ताल्लुकात, दो तरफा ताल्लुकात और वैक्सीन के ताउन के जो पाकिस्तान के साथ ताउन किया गया है उस पर बातचीत हुई है और 70वीं सालगिरह पर भी तबादला ख्याल हुआ है। मरीख पर खलाई जहाज की लैंडिंग चीन की बढ़ती हुई तकनीकी काबिलियत को जाहिर करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के लिए इज्तिमाई और अंतर कोशिशें की गई। पाकिस्तान और चीन ने अपने ताल्लुकात को ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया है। इस बातचीत में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्लैगशिप मंसूबे पर भी बातचीत हुई। मंसूबे से माशी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार को फरोग मिलेगा। दो तरफा और इलाकाई तिजारत में मजीद इजाफा भी होगा। ये भी बताया गया कि साल 2021 पाकिस्तान और चीन के माबैन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह का मौका है। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वबा से निपटने के लिए पाक चीन ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वैक्सीन की फराहमी में चीन की पाकिस्तान को जारी मदद पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में वैक्सीन की तैयारी के अमल में सहूलत फराहम करने पर भी हम चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल 3 वज़रा, 2 मावनीन और 1 मुशीर को महकमे तफवीज़ कर दिए गए। किसको कौन सा कलमदान सौंपा गया, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक सीनियर वजीर आतिफ खान जो कि तकरीबन 1 साल के बाद 1 माह पहले दोबारा हल्फ उठा चुके हैं, उनको खुराक और साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी का महकमा दिया गया है। इस तरह शकील खान को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का महकमा दिया गया है, जबकि वजारत कानून यानी महकमा कानून जो है वह फजल शकूर खान को दिया गया है। जबकि फैसल अमीन गंडापुर जो कि 13 अप्रैल को हल्फ उठाने वालों में शामिल है, उनके महकमे का अभी ऐलान नहीं किया। इसी तरह जो मुशीर थे खुराक के खलीकुर रहमान, उनका महकमा तब्दील करके एक्साइज एंड टैक्सेशन दिया गया है। जबकि ताज मोहम्मद तरन जो के जेल खाना जात के माविन खसूसी थे, उनका महकमा भी तब्दील करके इन्हें एनर्जी एंड पावर दिया गया है। जबकि एक और माविन खसूसी शामिल किए गए हैं, शफीउल्लाह खान जो कि दीर से मुंतखब हुए हैं, उनको जेल खाना जात का महकमा सौंपा गया है। जबकि सूबाई मुशीर कामरान बंगश के मुताबिक फैसल अमीन का जो कलमदान है वो जल्द सामने लाया जाएगा और उसका ऐलान जारी किया जाएगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्दुर्रहमान। बदीन के हल्के PS70 मातली में ज़िमनी इलेक्शन जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद किराए दही इस्तेमाल कर रही है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सलेमान मेंधरो। जी बिल्कुल, PS70 मातली पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। ये नशस्त जो है वडेरो बशीर हालेपटो के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। यहाँ पर सुबह 8 बजे से जो है पोलिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो है लोग वो यहाँ पर अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हैं। बूढ़े क्या ख़वातीन क्या बच्चे, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और लोगों का खासा जोश खरोश नज़र आ रहा है। तमाम सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हल्के में तकरीबन 1,66,000 वोटर हैं और यहाँ पर जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी के डाडा हालेपटो और मजहबी जमायतों के JUI के मौलाना गुल हसन ज़हूर और TLP के जो है मोहम्मद अली सरंदी और दीगर उम्मीदवारों के बीच में हैं। यहाँ पर इस हल्के में तकरीबन 123 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 112 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 41 को हसास करार दिया गया है। सुलेमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बोलो इस्लामाबाद में आज हम आपको दिखाते हैं मज़ाफ़ाती इलाके तरनौल के हालात। वफाकी दारुल हुकूमत के पड़ोस में बसने वालों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। अजहर हुसैन से उनके इलाके की कहानी सुनिए। मैं हूं अजहर हुसैन काजी। मेरा ताल्लुक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाका से है। यहाँ सबसे बड़ा मसला है पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत की किल्लत। तरनौल के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। नलके खुश्क हैं,
कुओं में पानी डेड लेवल से भी नीचे गिर चुका। एक टैंकर 22 से 2500 रुपए का मिलता है। महीने में सिर्फ पानी का टैंकर डलवाने का हर घर का खर्चा 10 से 12,000 रुपए है। यहाँ आज तक ना कोई सरकारी वाटर सप्लाई स्कीम आई, ना ही सरकार ने इतनी बड़ी आबादी के बुनियादी मसले पर कोई तवज्जो दी। आखिर हमारी प्यास कौन बुझाएगा? इस इलाके को पानी जैसी नेमत कब मिलेगी? किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।